हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, हमने जो है लाइट के टॉपिक में एक तो प्रकाश का अपवर्तन और एक समतल दर्पण, ये सब टॉपिक हैं, दो कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद हमारा जो रह रहा है वो प्रकाश का अपवर्तन, लेंस और दर्पण, ये रह रहे हैं। तो इस वीडियो में हम केवल प्रकाश का अपवर्तन कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में दर्पण और लेंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ही हम जो आपको हर टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने जो पहले मैंने वीडियो डाली है वो देख ली होगी। इसके बाद आज की हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो लाइट है, ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन में बताया था कि ये कोई अपारदर्शी सतह कि जिससे जो है लाइट आर पार होकर नहीं जा सकती। जब कोई किरण इससे टकराती है पारदर्शी सतह से तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वो आती है, ठीक है। और ये बीच में अभिलंब होता है। अब मानो कि यहाँ पे कोई अपारदर्शी सतह ना होकर कोई पारदर्शी सतह, वो कुछ भी हो सकती है। आप जो कांच है वो मान सकते हो, पानी है वो मान सकते हो, हवा है वो मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। बस एक पारदर्शी सतह है, यानी जिससे लाइट आर पार होकर जा सकती है, ठीक है। तो ये एक माध्यम से जब कोई पारदर्शी सतह मिलती है जब कोई लाइट को, तो वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, ठीक है। तो लाइट को जाना कैसे? लाइट, क्योंकि जो लाइट है वो एक सरल रेखा में चलती है, यानी सीधी रेखा में चलती है। तो लाइट को जाना कैसे? बिल्कुल सीधा, जैसे जा रही है ऐसे दूसरे माध्यम में चली जाएगी। लेकिन लाइट के साथ होता क्या है कि ये है हमारा अभिलंब, ठीक है। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से विचलित हो जाती है। अभिलंब से विचलित का मतलब है कि या तो वो अभिलंब के पास जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसे बोलते हैं मतलब अभिलंब से विचलन होना, ठीक है। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये लाइट के साथ जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो लाइट के साथ क्या होता है ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये बात आई है आपकी समझ में? इसके बाद देखिए, एक माध्यम होता है सघन प्रकाशिक सघन माध्यम, एक होता है प्रकाशिक विरल माध्यम। विरल का मतलब है कि एक ऐसा इलाका, यानी एक ऐसा माध्यम जिसमें जो लाइट की चाल है वो अधिक हो जाए। और सघन का मतलब है कि एक ऐसा माध्यम जिसमें जो एकदम सघन है, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला है, उसमें लाइट की चाल क्या हो जाएगी? जो है धीमी हो जाएगी। आप खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, खुद सोच के देख सकते हो। जब मानो आप एकदम कुछ नहीं है, खाली रास्ता है, आप तो क्या होगा? आपकी चाल बढ़ जाएगी। लेकिन मानो कोई भीड़ भाड़ वाला एक इलाका आ गया, ट्रैफिक आ गया, तो आपकी चाल कैसी हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। ऐसे ही लाइट के साथ होता है कि जब उसे सघन माध्यम मिलता है तो लाइट की चाल जो है वो धीमी हो जाती है, और विरल माध्यम मिलता है तो लाइट की चाल तेज हो जाती है। देखिए, लाइट की चाल जो सर्वाधिक होती है निर्वात में। सबसे अधिक लाइट की चाल होती है निर्वात में। इसके बाद हवा के बाद पानी, हवा के बाद पानी ने तरल लो, पानी भी तरल में ही आ गया, और इसके बाद ठोस में, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है सर्वाधिक चाल है, इससे अधिक कोई भी वस्तु नहीं भाग सकती, जो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, मानो ये हवा है हमारे पास, एक माध्यम क्या है हमारे पास? हवा, और दूसरा माध्यम क्या है हमारे पास? पानी। अब जो हवा है वो विरल माध्यम है। विरल माध्यम मतलब जिसमें लाइट की चाल अधिक हो। अब देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा माध्यम सघन हो सकता है, कौन सा विरल।
ये हवा है, तो ये हवा में जो लाइट की चाल है वो तरल से तो अधिक है, ठीक है। तो अधिक का मतलब वो एक विरल माध्यम है, और पानी क्या है, एक सघन माध्यम है। लेकिन देखिए कोई माध्यम किसी के सापेक्ष सघन हो सकता है और वही माध्यम किसी और के सापेक्ष विरल हो सकता है। कैसे कि अगर मैं पानी को किसी ठोस के सापेक्ष लूँ, मानो हीरे के सापेक्ष लूँ पानी को, तो इसमें पानी क्या होगा, पानी एक विरल माध्यम होगा और जो हीरा है वो एक सघन माध्यम होगा, ठीक है। तो किसी भी माध्यम को आप ये नहीं कह सकते कि ये सघन है या विरल है। आप किसी माध्यम को सघन या विरल तब कह सकते हो जब उसे किसी और के सापेक्ष मेजर किया जाए, क्योंकि वो लाइट के उसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष पानी ज़्यादा सघन है या विरल है, ऐसे आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको केवल ये नहीं देखना कि पानी सघन है तो हर टाइम सघन ही रहेगा, ये सघन किसके सापेक्ष है, हवा के सापेक्ष। अगर मैं यहाँ पे ठोस वो ले लूँ, हीरा ले लूँ, तो हीरे के सापेक्ष पानी जो है कैसा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में। अब देखिए जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, ये हवा से कहाँ जा रही है, हवा से जा रही है ये पानी में, हवा से पानी में जाएगी, तो अब तो इसकी चाल कैसी है, तेज है। जैसे ही इसे सघन माध्यम मिला, ठीक है, तो लाइट की चाल कैसी हो जाएगी, सघन माध्यम में धीमी हो जाएगी और सघन माध्यम में क्या होगा, वो अभिलंब के पास आ जाएगी, ठीक है। जब लाइट विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, झुक जाती है, कैसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। जो किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण और जो किरण दूसरे माध्यम में जाती है उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है। ये हमारा अभिलंब होता है, ये कोण आई है, अभिलंब से आपतित किरण तक का जो कोण होता है उसे बोलते हैं कोण आई, और अभिलंब से अपवर्तित किरण तक का जो कोण होता है उसे बोलते हैं कोण आर, ठीक है। कोण आई को बोलते हैं आपतन कोण और कोण आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण। ये बात आई समझ के। अब देखिए जब लाइट विरल से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो इसके साथ क्या होता है, कोण आई की वैल्यू, कोण आई की वैल्यू आप देख भी पा रहे होंगे कि कोण आई की वैल्यू अधिक है, लेकिन कोण आर की वैल्यू कैसी है, वो है छोटी। मतलब कोण आई की वैल्यू कोण आर से अधिक है। कैसे, देखिए आप खुद मेजर करो, लाइट को सीधे जाना था, कैसे जाना था, इस टाइप से जाना था उसे, ठीक है, लेकिन वो किधर मुड़ गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। और हम जो कोण नापते हैं वो किससे नापते हैं, अभिलंब से, तो अभिलंब का जो कोण है वो छोटा हो गया ना, ठीक है। तो कोण आई की वैल्यू कैसी है, बड़ी है कोण आर से, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि जो किरण है वो अभिलंब के पास आ जाती है, ठीक है। जो हमारी किरण है जो दूसरे माध्यम में गई है वो क्या हुआ, अभिलंब के पास आ गई, चाल कम हो जाती है। जब ये इसमें क्या है, चाल अधिक है, लेकिन जब ये विरल माध्यम मिले, जैसे इसे सघन माध्यम मिला तो इसकी चाल कैसी होगी, धीमी होगी, और इसमें लैम्डा की वैल्यू जो है वो भी कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि चाल और जो तरंग दैर्घ्य हैं वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये बात आई समझ में इतनी। इसके बाद अब हम क्या कह रहे हैं कि पहले तो गई लाइट गई विरल से सघन माध्यम में, अब ले रहे हैं हम विरल से, ये मिटा देती हूँ मैं, अब ले रहे हैं हम सघन से विरल माध्यम, सघन से विरल, ठीक है। अब लाइट कैसी जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। अब मानो ये माध्यम तो है हमारा पानी और ये है हवा, ये माध्यम हो गया पानी, ये हो गया हवा। तो पानी कैसा माध्यम है, पानी एक सघन माध्यम है, और हवा कैसी है, पानी के सापेक्ष विरल माध्यम। अब जैसे ही लाइट इसमें जाएगी तो इसकी चाल कैसी है, मानो कुछ भी हो इसकी चाल, ठीक है, लेकिन जैसे ही दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसकी चाल कैसी हो जाएगी, क्योंकि ये तो है सघन माध्यम, सघन, और ये है विरल, ठीक है। जैसे ही विरल में जाएगी तो लाइट की चाल कैसी हो जाएगी, तेज, ठीक है, इस माध्यम की अपेक्षा जो इसमें लाइट की चाल थी इससे अधिक हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो लाइट की चाल जैसे ही तेज होगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगी, कोण आर ये होगा। तो यहाँ पे आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये जो वैल्यू नापनी है हमें वो अभिलंब से नापनी है, ठीक है, अभिलंब से। अभिलंब कौन सा हमारा, ये वाला। तो ये हो गया कोण आई और कोण आर।
तो अब देखो इसमें कोण I और कोण R, ठीक है, तो इसमें कोण I की वैल्यू कैसी होगी, छोटी होगी, और कोण R की वैल्यू अधिक होगी। इसमें किसकी वैल्यू अधिक है, इसमें कोण I की वैल्यू अधिक है और इसमें कोण R की वैल्यू अधिक होगी जब लाइट सघन से विरल माध्यम में जाएगी। तो दूसरा पॉइंट, अभिलंब के पास आ जाएगी। इसमें अभिलंब के पास आती है लेकिन इसमें अभिलंब से दूर चली जाएगी, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, ठीक है, इसमें अभिलंब से दूर चली जाएगी और उसमें अभिलंब के पास आ जाती है। अब चाल कम हो जाती है, तो इसमें जो चाल थी इसकी अपेक्षा इसमें चाल कैसे हो जाएगी, चाल अधिक हो जाएगी। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो चाल कैसी होगी, चाल अधिक होगी, चाल अधिक। और लैम्डा की वैल्यू इसमें अधिक होगी, यानी तरंग दैर्घ्य कैसी होगी, तरंग दैर्घ्य इसमें अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट है वो आपकी समझ में आ गए होंगे। और लाइट प्रकाश की जो चाल है वो अधिकतम संभावित चाल है, इससे अधिक कोई जो वस्तु है वो तेज भाग नहीं सकती, सबसे अधिक यही भागती है, ठीक है। और बाकी इसके अपवर्तन के नियम, ये बात आ गई आपकी समझ में। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, एक तो होता है अपवर्तन के दो नियम, ठीक है, ये मिटा देती हूँ मैं। पहला नियम जो होता है वो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम जो है उसे स्नेल का नियम भी बोलते हैं और वो होता है साइन I अपॉन साइन R इजकल टू नियतांक, ठीक है। साइन I अपॉन साइन R इजकल टू होता है नियतांक। तो ये इसका दूसरा नियम है। और जब लाइट जो है अपना माध्यम बदलती है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसका रंग और उसकी आवृत्ति, ये दो गुण हैं जो नहीं बदलते, बाकी उसकी चाल भी कम हो जाती है और तरंग दैर्घ्य भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आ गया होगा आपकी समझ में। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको और देख लो। तो ये यहाँ पे हमारा जो प्रकाश का अपवर्तन है वो कंप्लीट होता है। इससे अलग इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आप इतना कर लो। इसके बाद हम देखिए एक छोटा सा टॉपिक है, वो है आभासी गहराई, आभासी गहराई। आभासी गहराई क्या होती है कि आपने देखा होगा कि जब आप एक मग्गा ले लो या फिर एक बाल्टी, उसमें पानी भरो और उसमें एक सिक्का डाल दो, तो आप देखेंगे जो सिक्का है वो आपको उठा हुआ नजर आएगा, यानी जो उसकी एक्चुअल गहराई है वो आपको नहीं दिखेगी, उसकी आभासी गहराई आपको नजर आएगी, ठीक है। तो मानो अगर कोई सिक्का मतलब सिक्का पानी में है तो उसकी जो मतलब वो गहराई है वो मानो 10 सेंटीमीटर है, तो आपको कितनी दिखेगी, 10 से कम दिखेगी। वो कितनी भी दिख सकती है, 10 से कम, तो वो होती है आभासी गहराई, ठीक है। तो ये आभासी गहराई जो होती है, अगर ये निकालनी है आपको तो ये निकलती है D1 D अपॉन D1 बराबर N1 अपॉन N2। ये जो होता है N1 अपॉन N2 जो होता है ये होता है अपवर्तनांक, ठीक है। तो इतना डीपली इसमें जाने की जरूरत नहीं, बस इतना देख लो कि जो आभासी गहराई होती है वो क्या होती है, जो एक्चुअल गहराई होती है ना उससे थोड़ी ऊपर होती है आभासी गहराई, ठीक है। तो जैसे कि मानो ये एक बीकर है, इसमें कोई सिक्का यहाँ पड़ा है, यहाँ तली में पड़ा हुआ है, तो वो हमें नज़र कहाँ आएगा, ऊपर, ऐसे करके वो हमें ऊपर नज़र आएगा। बस यही कंसेप्ट है इसका, इतना समझ लो आभासी गहराई के बारे में। बाकी इससे न्यूमेरिकल निकालने के लिए नहीं आएगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है
वो यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड तक इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और जो टेलीग्राम चैनल है उससे ये नोट्स हैं, ये ज़रूर डाउनलोड कर लेना। आपको नोट्स बनाने नहीं है, उन नोट्स से ही पढ़ना है। आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, बस आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में।